अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन जो है वो प्रेसी राइटिंग सीरीज के अंदर पांचवा लेक्चर है, जिसमें मैं 1989 के साल में, जो कि सीएसएस का पेपर हुआ था, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, उसमें जो प्रेसी का पेसेज जो अपीयर हुआ, उसकी मैं प्रेसी बनाना जो है वो आपके सामने उस इस फन को लेके आऊंगा। 1989 के पेपर में ये पैसेज अपीयर हुआ जो कि ग्रीक, बेसिकली ग्रीस, यूनान के हवाले से, उसकी सिविलाइजेशन के हवाले से पैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जल्दी जल्दी एक मतलब पढ़ेंगे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और जो कुछ इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं, इनसिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं निकालूंगा। और फिर इसकी मैं जो मैंने प्रेसी बनाई है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट वन थर्ड है। और ये तकरीबन 230 वर्ड्स का कोई पैसेज है, ऑलमोस्ट रफली। तो तकरीबन कुछ 70 to 80 वर्ड्स का मैंने एक इसका एक पैसेज बनाया है, जो प्रेसी बनाई है, जो कि बड़ी कंडेंस है और जो बड़ी ऑर्गेनिक है, आपस में वेल कनेक्टेड है और लॉजिकल है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। द ग्रेट सिविलाइजेशन बिफोर आर्स वाज द ग्रीक। हमसे पहले जो बहुत बड़ी जो तहजीब गुजरी है वो ग्रीक थी, जिन्हें यूनान की थी। दे टू लिव्ड इन अ डेंजरस वर्ल्ड। वो भी खतरनाक दुनिया में रहते थे। दे वर अ लिटिल हाईली सिविलाइज्ड पीपल। अगरचे वो थोड़े बहुत हाईली सिविलाइज्ड लोग थे। Surrounded by barbarous tribes and always threatened by the greatest Asian power, पर्सिया, पर्शिया जिसको हम कहते हैं। तो वो जो लोग थे वो बड़े सिविलाइज लोग थे। ग्रीक जो थे, यूनानी जो थे, उनके आसपास बड़े वैश्य किस्म के ट्राइब्स, कबीले रहते थे, और वो उनको हर वक्त खतरा रहता था। ग्रेटेस्ट एशियन पावर जो थी, जो पर्शिया थी, यानी जिसको हम अब कह सकते हैं फारस की जो रियासत थी, उससे उनको बड़ा खतरा रहता था, क्योंकि फारस के लोग जो एशियन जो लोग थे, ये बड़े बारबेरस थे और बड़े आप कह सकते हैं वहशी किस्म के थे और जंगजू किस्म के थे। इन द एंड दे स्कम्ड। लेकिन जो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी, जो ग्रीक की, यूनानी थी, वो भी आखिरकार उन्होंने गिव अप कर दिया। स्कम का मतलब है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। बट द रीजन दे डिड वॉज नॉट दैट द एनिमीज आउटसाइड वर सो स्ट्रांग। लेकिन इसकी रीजन ये नहीं है कि ग्रीक जो थे, जो यूनानी थे, जो ग्रीस जो जो मुल्क था, यूनान था, उसके लोगों ने कम कर दिया, यानी गिव अप कर दिया, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग थे, एशियन थे, जो पर्शिया के लोग थे, यानी कि जो फारस के लोग थे, वो कुछ स्ट्रांग थे। ये रीजन नहीं थी। बट दैट देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैड गिवन वे। वजह ये थी, वो जो ग्रीक लोग थे, जो बड़े आप कह सकते हैं कि हाईली सिविलाइज थे, उनके आसपास के जो पर्शिया के लोग थे, अगरचे वो झगड़ालू थे, उन पे उनको थ्रेट करते रहते थे, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन जो जिसका फॉल हुआ, जो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसकी रीजन ये नहीं कि उनके आसपास के लोग ग्रेटेस्ट एशियन पार जो है, पर्जिया के लोग कह सकते हैं कि वो लोग कुछ स्ट्रांग थे। वजह ये थी कि जो सिविलाइजेशन थी ग्रीक, यानी कि जो यूनानी थी तहजीब थी, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी, यानी कि जो रूहानी ताकत थी, वो खत्म हो गई, वो उन्होंने गायब कर दी, यानी कि उनके अंदर से जाती रही। वाइल दे हैड इट, जब तक उनके पास ये रूहानी ताकत थी, स्पिरिचुअल पावर थी, दे केप्ट ग्रीस अनकनकर्ड। यानी कि जब तक उनके पास ये रूहानी ताकत थी, उस वक्त तक यूनान जो था वो उसको कोई मुसखर नहीं कर सका, उसको कोई फतह नहीं उसके ऊपर हासिल कर सका, यानी कि उनको कोई डिक्लाइन नहीं उनका हिस्ट्री ने नहीं देखा। बेसिक टू ऑल ग्रीक अचीवमेंट्स वाज फ्रीडम। ये एक सेंट्रल लाइन है। यहाँ पे मैं इसको मजीद जो है ये भी कर देता हूँ, इसको कंट्रोल बी करके कंट्रोल यू कर देता हूँ। ये इस पैराग्राफ के अंदर पता चलता है पढ़ने से कि जितनी भी ग्रीक, यानी कि जितनी भी यूनान की अचीवमेंट्स थी, उनकी जो बेसिक थी वो क्या थी? फ्रीडम थी। द एथेनियंस वर द ओनली फ्री पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में उस वक्त जबकि एशियन जो पार थी, जो ग्रेटेस्ट एशियन पार थी, जैसे पर्शिया, जैसे ग्रीक के आसपास के जो लोग थे, यूनान के आसपास लोग थे, वो उस वक्त तो बड़े वहशी थे, बारबेरस थे। उस वक्त एथीनियन, एथेंस, एथीना, बेसिकली यहाँ से एथीना से ये लफ्ज निकला है। एथीना एक सिटी था। एथीना बेसिकली कह सकते हैं एक गॉडेस है, गॉडेस गुजरी है, यानी कि देवी गुजरी है, विजडम की, हिकमत की, समझदारी की, बसीरत की। तो एथीना से लफ्ज निकला है, एथीन। एथेंस एक सिटी था बेसिकली, ये ग्रीक या ग्रीस का, यूनान का एक कैपिटल सिटी था। तो एथीनियन, जो एथेंस के रहने वाले लोग थे, वर द ओनली फ्री पीपल। दुनिया में वो वाहिद वो लोग थे, वो वाहिद कैटेगरी के लोग थे जो कि फ्री थे, आज़ाद थे। इन द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ एंटिक्विटी, यानी कि जो कदीम जो लोग थे, बड़ी बड़ी जो अम्पायर्स थी, जो सल्तनतें थीं, जैसे इजिप्ट की बात कर लें, मिस्र की, बेबीलोन की बात करें, असीरिया की बात कर लें, पर्जिया की बात कर लें,
ये बड़ी बड़ी जो ताकतें थी ये स्प्लेंडेड थी, दो देवर, अगर ये बड़ी शानदार थी, आलीशान थी, विद रिचनेस, उनके पास रिचेस, यानी कि वो बड़ी, उनके पास वेल्थ भी बहुत थी, एंड इमेंस पावर, उनके पास मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा थी। फ्रीडम वाज अननोन, लेकिन उनके पास ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, जैसे इजिप्ट है, बेबीलोन था, असीरिया था, पर्जिया था, ये जो सारी रियासतें हैं, ये आजकल की, वैसे ये जो रियासतें हैं ये पुरानी हैं, ग्रीक के आसपास की रियासतें थी। और ये इनको हम कह सकते हैं, ये पर्शियन स्टेट्स कह सकते हैं आप। और ये आजकल जैसे इराक है, ईरान है, सीरिया है, और टर्की है, ये इस तरह इन इलाकों के अंदर जो रियासतें थी, आबाद थी, उनके नाम है ये। अभी भी वैसे तो इजिप्ट है, और पर्जिया भी है, जो जो मॉडर्न फॉर्म में है, आप कह सकते हैं ईरान और फारस। तो ये उस वक्त ये रियासतें बड़ी मजबूत थी, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं थी। यानी कि आप कह सकते हैं इंस्लेव्ड थे, यानी आप कह सकते हैं कि बड़े बादशाहों के गुलाम थे वो लोग। मगरचे वो बड़े मजबूत थे और उनके बड़े पास बड़ी मिलिट्री पावर भी थी। द आइडिया ऑफ इट वाज बोर्न इन ग्रीस, यानी कि ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ पैदा हुआ? ग्रीस में, यूनान में पैदा हुआ। एंड विद इट ग्रीस वाज एबल टू प्रिवेल अगेंस्ट ऑल द मैन पावर एंड वेल्थ अरेड अगेंस्ट हर हर जब कुछ स्टेट होती है, जैसे पाकिस्तान है, तो उसको हम शी कहते हैं, मेल नहीं होती, यानी कि जो स्टेट, जो रियासत होती है, उसको हम शी कहते हैं, मोनस समझते हैं। तो ये जो आइडिया था फ्रीडम का, आज़ादी का, ये या लिबर्टी का, ये बेसिकली यूनान में पैदा हुआ। और जैसे ही ये आइडिया पैदा हुआ ग्रीस में, उसके साथ ही जो ग्रीस है, यानी कि ये जो यूनान है, वो उसके आसपास बल्क मैन पावर बहुत थी, वेल्थ बहुत थी, बाकी जो रियासतें थीं जैसे एशियन पावर्स थी, जैसे पर्जिया था, तो उनके अगेंस्ट ये जो है खड़ी हो गई। किस आइडिया के साथ? फ्रीडम के साथ बेसिकली, क्योंकि इसके लोग आजाद थे। एट मैराथन एंड सलामीज ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ पर्शियंस वर डिफीटेड बाय स्मॉल ग्रीक फोर्सेस। ये जो दो, बेसिकली ये मैराथन, मैराथन ऐसे रेस होती है जिसमें आप लंबे टाइम के लिए भागते हैं। मैराथन एंड सलामीज ये दो जंगों के नाम है, बेसिकली बैटल्स हुई थी। जो अव्वल जिक्र है मैराथन, ये लैंड बैटल थी, 490 बिफोर क्राइस्ट एरा में हुई। और सैलामीज ये भी एक नेवल बैटल थी बेसिकली, और ये भी 480 के करीब, 480 के अराउंड हुई बिफोर क्राइस्ट एरा। तो मैराथन और सैलामीज के ऊपर ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ पर्शियन जो थे, वो डिफीटेड किए गए, वो मतलब उन्होंने शिकस्त खाई ग्रीक फोर्सेस से। हालांकि ये जो पर्शियन फोर्सेस थी, जो जिनके पहले हम रियासतों के नाम भी पहले पढ़ चुके हैं, इनके पास बड़ा पैसा था और बड़ी इमेंस पावर थी। लेकिन चंद एक लोग थे ग्रीक फोर्सेस के, फौजियों के, ग्रीक फोर्सेस जो थी यूनान की, उनसे उन्होंने बड़ी इबरतनाक शिकस्त खाई। वजह क्या थी? ग्रीक फोर्सेस के पास लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, वो आज़ाद लोग थे, वो फ्री लोग थे, वो इंस्लेव्ड नहीं थे, वो गुलाम नहीं थे, सबमिसिव नहीं थे, वो किसी की गुलामी नहीं करते थे। इट वॉज प्रूव्ड, ये साबित हुआ, दैट देयर दैट वन फ्री मैन वॉज सुपीरियर टू मैनी सबमिसिवली ओबीडियंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ टायरेंट। टायरेंट कहते हैं बड़ा जो सालिम कैरेक्टर होता है, जैसे बादशाह होते हैं अक्सर, जनरल्स होते हैं जो, जैसे मिलिट्री के। तो इस इन जंगों से सैलामीज जो कि बैटल वार थी, और मैराथन जो कि जमीन की जो जंग थी, बेसिकली ये ग्रीक फोर्सेस और पर्शियन फोर्सेस के दरमियान में ये जंगें लड़ी गई 480 और 490 बिफोर क्राइस्ट एरा में। उससे ये बात साबित हुई कि एक फ्री आदमी जो होता है, एक फ्री मैन जो होता है, वो ज्यादा सुपीरियर होता है बहुत सारे ओबीडियंट मल्टीपल जो आप कह सकते हैं गुलाम लोग होते हैं उनसे। जो किसी बादशाह के गुलाम लोग होते हैं, चाहे वो जितनी तादाद में भी हों, उनसे एक फ्री मैन जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, सुपीरियर होता है। एंड एथेंस, एथेंस मैंने जैसे पहले बताया कि ये ग्रीक फोर्सेस जो है, यानी कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ये जो ग्रीस था, यानी जो यूनान था, उसका कैपिटल सिटी था। एंड एथेंस वेयर फ्रीडम वाज द डियरेस्ट पोजेशन, जहाँ पे ये कैपिटल सिटी था यूनान का, वहाँ पे फ्रीडम जो था वो डियरेस्ट पोजेशन था, यानी कि उनके लिए सबसे पसंदीदा, उनका असासा जो था, उनकी जो मालियत थी, उनकी जो चीज़ थी, वो क्या था? फ्रीडम था। वाज द लीडर, एथेंस लीडर बन गया किस चीज का? इन दोज अमेजिंग विक्ट्रीज, उन वो जो विक्ट्रीज हुई, यानी कि ग्रीक से फोर्सेस लड़ी जो तादाद में कम थी, लेकिन उनके पास फ्रीडम थी। और मुखालिफ में पर्शियन फोर्सेस थी, वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा थी, गुलाम थे, अगरचे मतलब पैसा भी बहुत था, इमेंस पावर भी थी, लेकिन वो गुलाम थे। टायरेंट गुलाम बादशाह होते थे और उनके वो गुलाम होते थे। और ये जब इनकी जंगें हुई 490 में और 480 में, इनके मैराथन की बात हो रही है, सलमीस की बात हो रही है, तो एथेंस जो है वो कामयाब हुआ। यानी ग्रीक फोर्सेस का जो अब कैपिटल था, जो सिटी था एथेंस, जो कि एथीना से लफ्ज बना है। एथीना बेसिकली देवी होती है हिकमत की, यानी कि विजडम की। तो एथेंस जो है वो लोग लीडर थे उन तमाम अचीवमेंट्स में, जंगों में, विक्ट्रीज में। Greece rose to the very height, not because she was big, she was very small, not because she was rich,
शी वॉज वेरी पुअर, नॉट इवन बिकॉज शी वॉज वंडरफुली गिफ्टेड। यहाँ पे उसने बात की है कि जो ग्रीस था यानी कि यूनान था, वो बहुत हाइट पे पहुंचा, यानी कि उसने कामयाबी हासिल की। इसलिए नहीं क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा था, वो तो साइज में कम था। ग्रीस की बात हो रही है, यूनान की। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अमीर था, वो तो बहुत गरीब था। सिर्फ इसलिए इसलिए भी नहीं वो जीता। जो ग्रीस है यूनान की, वो उसके पास वंडरफुली गिफ्टेड था, यानी कि उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे, नहीं, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी जो कि बार बार बताई जा रही है, जिसको मैंने अंडरलाइन भी की है, फ्रीडम। वो इंस्लेव लोग नहीं थे, गुलाम लोग नहीं थे, और फ्रीडम पे बिलीव करते थे। So doubtless were others in the great empires of the ancient world who have gone their way, leaving little for us. इसी तरह बहुत से ऐसे डाउटलेस और कैरेक्टर भी, सो डाउटलेस वर अदर्स इन द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द एंशियंट। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को देखें, जो पुरानी तहजीबें हैं पूरी दुनिया को देखें, तो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है? शी रोज, शी का मतलब है, जहां ग्रीस की बात हो रही है, यूनान, शी रोज बिकॉज देयर वाज इन द ग्रीक द ग्रेटेस्ट स्पिरिट दैट मूव्स इन ह्यूमैनिटी, द स्पिरिट दैट सेट्स मैन फ्री। यानी कि उन लोगों के अंदर, ग्रीक्स के अंदर, यूनानियों के अंदर एक ऐसी चीज थी जो कि ह्यूमैनिटी के अंदर आगे चलती है, नस्ल दर नस्ल चलती है, जो कि इंसान को आजाद करती है। और वो क्या चीज थी? फ्रीडम। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जो कि 8 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी, यानी यूनानी जो तहजीब थी, वो बड़ी ग्रेट थी। और वो किस वजह से थी? फ्रीडम की वजह से। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि उस दौर के अंदर भी जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, उसको मुश्किल हालात का सामना था। उसके आसपास के जो ट्राइब्स थे, खासतौर पे एशियन जो पार्ट्स थी, जैसे पर्जिया था, वो बहुत ज़्यादा बारबेरस थे, बारबेरिक थे, जिनके वैशी थे, और उनको थ्रेट्स करते रहते थे जो पर्जियन लोग थे, किनको? यूनानियों को, ग्रीस को। लेकिन ग्रीस जो है वो गिर पड़ा। अगर उनके पास फ्रीडम थी, वो गिर, उनका फॉल कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ? इस वजह से नहीं क्योंकि उनके आसपास के जो एनिमीज थे, जो एशियन पावर्स थी, जैसे पर्जिया था, वो कोई स्ट्रांग था, ऐसे नहीं। वजह सिर्फ ये थी कि ग्रीस के पास जो उनका जो डिक्लाइन हुआ, उनकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो डिक्लाइन कर गई, यानी कि स्पिरिचुअल पावर को उन्होंने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। उनके अंदर जो एक रूहानी ताकत थी वो खत्म हो गई। और एक और बात कि सेंट्रल वैल्यू उनके उनके अंदर क्या थी? ग्रीस के अंदर फ्रीडम थी। ग्रीक जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैराथन रेस की बात, बैटल की बात हुई, या सैलमीज बैटल की बात हुई, जो कि नेवल बैटल थी, वो किस वजह से थी? उनकी फ्रीडम के ऊपर जो बिलीव था, उसके ऊपर बेस थी। और वो उन्होंने वो अचीवमेंट्स जो भी थी, जंगें जो जीती थी, वो फ्रीडम की वजह से जीती थी। और अगर इनका कंट्रास्ट किया गया इसी पैराग्राफ के अंदर, कि जो इजिप्ट है, बेबीलोन है, सीरिया है, पर्जिया है, ये अगरचे पावरफुल थी, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं थी। ये जो पर्शियन जितनी भी सिटी स्टेट्स थी, इनके अंदर वो पावरफुल थी, इमेंस पावर थी, वेल्थ थी, लेकिन उनके पास क्या चीज नहीं थी? फ्रीडम नहीं थी। और मिलिट्री प्रूफ ऑफ फ्रीडम पावर, यानी कि फ्रीडम जो है वो इंसान को एक मिलिट्री पावर भी देती है। जैसे मैराथन बैटल की बात करें, या सैलमीज बैटल की बात करें, जो कि एक नेवल बैटल थी, उसमें जो फ्री ग्रीक्स थे, यानी कि जो आजाद यूनानी थे, उन लोगों ने पर्शियन फोर्सेस को क्या कर दिया? चित लिटा दिया, यानी कि शिकस्त दे दी। एथेंस का रोल क्या था? एथेंस के लोग जो थे, वो फ्रीडम को वो वैल्यू देते थे, और उससे उन्होंने, ग्रीस के जो लोग हैं, यूनान के लोग हैं, उन्होंने विक्ट्रीज जीती, यानी कि विक्ट्रीज हासिल की। और आखिर पे एक और बात की गई है कि ग्रीक जो यूनानी जो तहजीब थी, उसकी ग्रेटनेस की रीजन क्या थी? कि उनकी रीजन ये थी कि वो कोई साइज में, या वो वेल्थ में, या कोई नेचुरल गिफ्ट्स में कोई ज्यादा नहीं थे। सिर्फ ये थी कि उनके पास स्पिरिट ऑफ फ्रीडम था। तो होपफुली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको चीज नजर आई होगी कि ग्रीस सिविलाइजेशन जो थी वो ग्रेट इसलिए थी क्योंकि उनके पास फ्रीडम थी। और वो डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि उनके अंदर स्पिरिचुअल जो पावर थी वो एक मर्तबा उनके खत्म हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कुछ इनसिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्प्लेंडेड दो देवर, ये कोई इस तरह की फ्रेजेस हैं। और उसमें कुछ लिखा हुआ है कि वो अब बहुत सारी कम रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, कोई सबक हासिल करने के लिए। ये ऑर्नामेंटल कुछ फ्रेजेस हैं, इनका जिक्र जरूरी नहीं है। बिग बट स्मॉल, रिच बट पुअर, ये स्टाइलिस्टिक किस्म की फ्रेजेस हैं, इनके जिक्र नहीं है, करने की जरूरत नहीं है उस प्रेसी में। और उसमें कुछ रियासतों के नाम जिक्र किए गए हैं, एम्पायर्स के, जैसे इजिप्ट है, बेबीलोन है। इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखें, प्रेसी के अंदर जो एग्जांपल्स होती हैं, उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने ये प्रेसी बनाई है, बहुत ही कंडेंस, बहुत ही मुख्तसर, लेकिन सेंट्रल वैल्यू देखिएगा जरा, सेंट्रल मैसेज इसमें आएगा। द ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी जो तहजीब थी, दो कामा डाल के, दो स्मॉल एंड पुअर, अगरचे वो छोटी थी और गरीब थी, कामा, सरपास ऑल अदर, उसने तमाम बाकी रियासतों को सरपास कर दिया, यानी कि उनके ऊपर वो मजबूत मतलब गालिब रही। बिकॉज इट चेरिश्ड फ्रीडम, बिकॉज क्योंकि इसने जो फ्रीडम था उसको चेरिश किया, इंजॉय किया। फ्रीडम को मतलब है कि अपनी अपनी एक वैल्यू समझा अपने अंदर। अ कॉन्सेप्ट
आगे मैंने डैश लाइन लगा के लिखा है ये बात कंटिन्यू करने के लिए। अ कॉन्सेप्ट, जिनकी फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है, अननोन टू द माइटी एम्पायर्स ऑफ एंटिक्विटी, कि वो कदीम जमाने की जितनी भी एम्पायर थी उनके लिए ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या था, अननोन था, उन्हें इस फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमीज, यानी कि बड़े मजबूत एनिमीज उनके आसपास अगरचे थे, कॉमा द ग्रीक्स रिमेन अनकंकर्ड, वो जो यूनानी थे वो उनको कोई मुसाखर नहीं कर सका, एज लॉन्ग एज, उस वक्त तक, देयर स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एंड्योर्ड, जब तक उनका जो स्पिरिट ऑफ कह सकते हैं कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट था, बिलीव था, अकीदा था, जब तक वो डटा रहा, कायम रहा। द विक्ट्रीज ऑफ एथेंस, वो जो एथेंस था, जैसे ग्रीक का जो, ग्रीस का, यूनान का जो कि कैपिटल सिटी था, उसकी जितनी भी विक्ट्रीज हैं, अब इसमें मैंने मैराथन रेस का और बैटल का और उसका सैलामीज का जिक्र नहीं किया क्योंकि ये प्रेसी है और प्रेसी में एग्जांपल नहीं दी जाती। ग्रीक की जितनी भी विक्ट्रीज थी, इनकी जो कामयाबियां थी, प्रूव्ड, उन्होंने ये साबित किया दैट फ्री मैन, कि जो आजाद आदमी होते हैं और स्ट्रांगर, वो मजबूत होते हैं देन इंस्लेव्ड सब्जेक्ट्स। मतलब है कि जो गुलाम अवाम होती है उनसे वो फ्री मैन जो होते हैं वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ग्रीस ग्रेटनेस, यूनान की जो अजमत है, ग्रेटनेस है, ले वो किसके अंदर छुपी हुई थी, किसके अंदर रहती थी, किसके अंदर मौजूद थी, नॉट इन द वेल्थ और साइज, वो पैसों के अंदर, या साइज, जो फोर्सेस का साइज था जो फौज का, उसके अंदर नहीं थी ग्रीस की जो सिविलाइज उसकी ग्रेटनेस थी, बट इन द लिबरेटिंग स्पिरिट दैट इंस्पायर्ड हर पीपल। बल्कि ग्रीस यानी कि यूनान की जो ग्रेटनेस थी वो उसके लोगों के अंदर, बेसिकली जो लिबरेटिंग स्पिरिट थी, यानी कि लिबरेटिंग का मतलब है, यानी कि उनका जो फ्रीडम की, जो लिबर्टी की जो स्पिरिट थी उसके अंदर थी बेसिकली उनके, यानी कि उस ग्रीस के लोगों की अंदर जो लिबर्टी और फ्रीडम की जो स्पिरिट थी उसकी वजह से उनकी वो यूनानी जो तहजीब थी वो ग्रेट थी। और वो फॉल उसका कैसे हुआ, जब उन्होंने वो ये खत्म कर दी। आप उसमें इसकी जरा टाइटल देखें, आप ये डाल सकते हैं, फ्रीडम द सोर्स ऑफ ग्रीक ग्रेटनेस, यानी कि आज़ादी, यानी कि ये यूनान की अजमत की का एक सोर्स था, मंबा था, जखीरा था। या फ्रीडम कॉलन डाल के आप कह सकते हैं, बेसिक बेसिक ये है, बेहतर ये है कि आप इसमें यहाँ पे कॉलन डाला करें। फ्रीडम द सोल ऑफ ग्रीक्स अचीवमेंट, आज़ादी यानी कि ये ग्रीक यानी कि यूनानी जो अचीवमेंट्स थी, कामयाबियां थी, उनकी की रूह है। अब यहां से आपको समझ आ गई होगी कि हमने पूरे पैराग्राफ के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर बेसिकली ग्रीक सिविलाइजेशन की अचीवमेंट या ग्रेटनेस की बात हुई है और उसकी वजह क्या थी, फ्रीडम। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सीएसएस, पीएमएस, या कोई भी अगर कंपेटिटिव एग्जाम हो, जैसे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई भी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का पेपर हो जिसमें प्रेसी का पैसेज है, उसमें प्रेसी बनाने के लिए आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले एक दो तीन मतलब पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल लें। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इरेलीवेंट होंगे, जैसे एग्जांपल्स हैं, उनको निकाल दें, डिस्कार्ड कर दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपस में ऑर्गेनिकली कम से कम अल्फाज में इस तरह पढ़ें कि तकरीबन ओरिजिनल पैसेज का वन थर्ड पैसेज बन जाए। ये 1989 1989 में जब मैं पैदा हुआ, उस साल में ये पैसेज जो है पेपर में आया। और इससे पहले मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो प्रेसी का के ऊपर जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें 1985, 1986, 1987, 1988 के जो साल है 1900 सीएसएस के पेपर से, उन सालों में जो भी सीएसएस के पेपर्स में प्रेसी का पैसेज है उसकी प्रेसी में बना चुका हूँ। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं जो 1989 से ऑनवर्ड 1990 एंड 1991 1992 इन सालों के जो सीएसएस के पेपर्स में जो प्रेसी के पैसेज आए उनकी प्रेसी कैसे बनाई जा सकती है मैं बनाना सिखाऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद अजमल खान जो है उसके ऊपर इंग्लिश ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग के हवाले से आपको बहुत ही यूजफुल, अप टू डेट और इम्पॉर्टेंट, बेनिफिशियल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जिनके हवाले से, जिनके लिए ये रेलेवेंट हो सकती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।